नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम क्लास शुरू करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है चंद्रमा। इससे पहले हम पृथ्वी की गतियां पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा। सबसे पहला सवाल भूगोल में यही रहता है कि चंद्रमा है क्या। आप बताओगे चंद्रमा क्या है? बताओ भी क्या होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक जो हम मानव निर्मित जो हम छोड़ते हैं अंतरिक्ष में संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वो सब। और ये आपका प्राकृतिक है। चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यानी प्रकृति द्वारा बना हुआ है। और उपग्रह कौन होता है? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो वाला होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यदि हम बात करें सौरमंडल में, तो सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पांचवां बड़ा उपग्रह है। आपको याद होगा जब हमने पृथ्वी पढ़ी तो भी यही थी कि पृथ्वी सौरमंडल का पांचवां बड़ा क्या है? ग्रह है। और चंद्रमा सौरमंडल का पांचवां बड़ा उपग्रह है। बिल्कुल सही बात है भाई। ये तो इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। हाँ, उसके बाद आप अगली बात पे चलेंगे तो आप देखेंगे कि चंद्रमा कितना बड़ा है। तो चंद्रमा का व्यास तो आप जानते हो, त्रिज्या और व्यास। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 है। मतलब व्यास जो है वो 1/4 है। पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का व्यास 1/4 है। ओके। उसके बाद चंद्रमा का धरातल कैसा है? तो चंद्रमा, आजकल तो चंद्रयान गया है, आपके पास सब नॉलेज है, आजकल तो चंद्रमा के बारे में सब लोग जानते हैं। चंद्रमा का धरातल कैसा है? उबड़ खाबड़, समतल नहीं है, पृथ्वी के समान उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ है बिल्कुल। पर्वत है, पठार है, मैदान है, सब है। ओके। उसके बाद आप देखेंगे तो चंद्रमा पर, इससे पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, चंद्रमा पर गुरुत्व बल कितना है? गुरुत्व बल पृथ्वी का 1/6 है। 1/6। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि पृथ्वी पे कोई व्यक्ति 60 किलो का है और वो चांद पे चला जाए तो 10 किलो का हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रेविटी का अभाव है। और यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो वायुमंडल भी नहीं होगा, और वायुमंडल नहीं होगा तो जीवन की भी कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए पृथ्वी पर जीवन होने का मूल कारण यही है कि पृथ्वी पे वायुमंडल है, और चंद्रमा पे जीवन न होने का मूल कारण यही है कि चंद्रमा पे क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर गुरुत्व बल पृथ्वी का 1/6 है। इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल का क्या है? अभाव है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और थोड़ी सी जानकारी इससे हटके भी चले तो चंद्रमा पर पहली बार कदम किसने रखा? चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, पहुंचने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन थे? शायद आपको पता होगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रॉन्ग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को यह चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था चंद्रमा पे, वो आज भी ज्यों का त्यों है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे तो साफ वायुमंडल है ही नहीं, न तो हवा चलती है, न आंधी चलती है, न बारिश आती है, न कोई जीव जंतु है, तो फिर मिटेगा कैसे? वो तो रहेगा ही चिन्ह। जो भी चंद्रमा पे अभी भारत का चंद्रयान गया तो उसके भी जो चिन्ह है वो सेम टू सेम रहेंगे, वो कभी मिटेंगे नहीं, क्योंकि वहां वायु नहीं है। आपको पता रहना चाहिए। ओके, उसके बाद बात बताओ कि भारत की तरफ से चांद पे कौन गया आज तक? बताओ भाई, ऐसा कौन भारतीय है जो चंद्रमा पे गया? तो याद रखना, आज तक कोई भी भारतीय चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है। भारतीय चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है। तो आपको पता ही, हमने चंद्रयान ही अब भेजा है, तो व्यक्ति कहां से पहुंचेगा भारत का? बिल्कुल नहीं पहुंचा। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, राकेश शर्मा कौन थे फिर? भाई आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर राकेश शर्मा कौन थे? तो राकेश शर्मा जो थे वो आपके भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। सर ये अंतरिक्ष और चांद में क्या अंतर है? अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष का मतलब होता है जहां तक आपका वायुमंडल है, वायुमंडल की परतें हैं 400 किलोमीटर तक, वहां तक जहां तक ग्रेविटी है, वहां तक का भाग आकाश कहलाता है, और उससे ऊपर का भाग अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। तो राकेश शर्मा जो थे वो कौन थे? अंतरिक्ष यात्री थे। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? 22 अप्रैल 1984 को। और 22 अप्रैल 1984 को गए थे, और ये भारत से नहीं गए, रूस से गए थे। ये भी बात आपको पता रहनी चाहिए। राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष यात्री का मतलब होता है अंतरिक्ष में जाना जहां जीरो ग्रेविटी होती है, और चांद पे जाने का मतलब चंद्रमा की सतह पे पहुंचना। ओके, ये आपकी बात थी। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की गतियां। कोई भी ग्रह हो, उपग्रह हो, दो प्रकार की गति करेगा। चंद्रमा भी दो प्रकार की गति करेगा। एक आपकी होती है घूर्णन गति, और दूसरी आपकी होती है परिक्रमण गति। एक घूर्णन गति होती है और दूसरी परिक्रमण गति होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ओके, घूर्णन का मतलब क्या होता है भाई? ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये बहुत आसान बातें। जब आपने पहला टॉपिक पृथ्वी की गतियां पढ़ लिया तो वहां आपने सब बातें तो डिस्कस कर ही ली। घूर्णन गति का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रह उपग्रह अपने अक्ष पे जो घूमता है उसका नाम होता है घूर्णन गति। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर 27.5 दिन, या आप ये भी कह सकते हो, एग्जैक्ट बात करो तो 27 दिन 7 घंटे में लगाता है। 27 दिन में लगाता है, जिसे चंद्रमा की दैनिक गति कहते हैं। तो बेटा इसमें क्या सोचने वाली बात है?
ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी अपने अक्ष पे घूमेगा तो जिस ओर सूर्य रहेगा, जिस ओर भी सूर्य रहेगा उस ओर क्या रहेगा, दिन, और विपरीत वाले भाग पे क्या रहेगा, रात। चाहे चांद हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो, जो भाग सूर्य के सामने होगा उधर प्रकाश आएगा तो उधर क्या होगा, दिन, और विपरीत स्थान पे क्या होगा, रात। विपरीत स्थान पे रात होगा, रात होगी, सीधी सीधी बात है। तो अब इसका मतलब चंद्रमा पे भी दिन रात बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन चंद्रमा पे कोई है तो है नहीं, और कोई नहीं है तो फिर दिन रात की कोई वैल्यू नहीं है, फिर दिन रात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है ही, कौन सी, कि दिन रात तो बनते ही हैं। तो ये भी लिख देता हूं, चंद्रमा पर पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर दिन व 14 दिन के बराबर रात होती है। 14 दिन के बराबर दिन और 14 दिन के बराबर रात होती है। मतलब 28 दिन होता तो लगभग 14 दिन हो जाते, लेकिन अभी 27.5, तो 14.25 दिन का दिन और 14.25 दिन की रात होती है। इसीलिए ये एक और रीजन है जिसके कारण चंद्रमा पे जीवन नहीं पाया जाता। एक कारण तो आपने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि चंद्रमा पे क्या नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता। अब वायुमंडल नहीं होगा, आप बताओ, वायुमंडल नहीं होगा तो जीवन कहां से होगा, वायुमंडल नहीं होगा तो जीवन कहां से होगा, नहीं होगा। और दूसरा आपके क्या हो गया, दूसरा आप देख रहे हो कि यहां तो 14 दिन तो रात हो जाएगी। अब 14 दिन रात हो गई तो आप मुझे एक बात बताओ, पेड़ पौधे वहां हो भी जाए, उग भी जाए, तो 14 दिन बिना प्रकाश संश्लेषण, बिना भोजन बनाए कैसे रह सकते हैं। पीछे चाइना ने एक कांच के घर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पानी सब ले जाके चांद के ऊपर रिसर्च की और एक कपास का पौधा हो गया। अब वो उग गया, बड़ा भी हुआ, 14 दिन तक लगातार बड़ा हुआ। लेकिन 14 दिन बाद जब वह रात हुई तो 14 दिन तक लगातार रात हुई, वो जल गया। 14 दिन बिना प्रकाश संश्लेषण पौधा कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। और इसीलिए चंद्रमा पे अभी तक की संभावनाओं के अनुसार जीवन की कोई संभावना नहीं है। ये बात आप याद रखें। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, बताओ आ गई तो, घूर्णन गति आ गई। चलो अगली बात चलते हैं। दूसरी चंद्रमा की कौन सी गति होगी, परिक्रमण। ये जब भी परिक्रमण शब्द आ जाए इसका मतलब ये चारों ओर चक्कर लगाएगी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाएगी क्योंकि ग्रह है, और चंद्रमा उपग्रह है तो ग्रह के चारों ओर लगाएगा। तो ये आपकी ई मतलब अर्थ, और इसके चारों ओर ये चंद्रमा चक्कर लगाएगा। और चंद्रमा चक्कर लगाएगा तो एक बार चंद्रमा दूर जाएगा और एक बार चंद्रमा नजदीक आएगा। ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कैसे पथ में चक्कर लगाता है, अंडाकार पथ में। सभी ग्रह उपग्रह, जितने भी उपग्रह हैं सब अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, सब अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है, ओके। अब ये मून आपके एक बार दूर जाएगा, एक बार नजदीक आएगा। जब दूर जाएगा तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी होगी 4.06 लाख किलोमीटर, और जब नजदीक होगी तो होगी 3.64 लाख किलोमीटर। और औसत दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो ये हो जाएगी 3.84 लाख किलोमीटर। अब जब पृथ्वी दूर गई, पृथ्वी से सूर्य दूर था, तो हमने नाम दिया था अपशोर। अब यहां नाम दे देंगे अप, और दूर कौन है, भू, पृथ्वी, इसलिए नाम आ जाएगा अपभू। और यहां उपभू,
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये नजदीक कब होगी, दूर कब होगी? तो बेटा इसकी फिक्स डेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्र भी 27.5 दिन में लगाता है। मान लो 30 दिन में लगाता, मान लो 30 दिन में लगाता, तो और 30 दिन का ही महीना होता तो एक को नजदीक 15 को दूर, एक को नजदीक 15 को दूर हो जाता। लेकिन अब तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ओके, तो पहली बात परिक्रमण गति में याद रखना है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार, अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, पथ में चक्कर लगाता है। अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। और कितने समय में चक्कर लगाता है, कौन सी दिशा में लगाता है? तो चंद्रमा पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है। याद रखना, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे चलता है, ऐसे। आप एक चीज नोट करेंगे, जब नया चांद निकलेगा तो आपके पश्चिम में निकलेगा। दूज को, तीज को और बड़ा, चौथ को और बड़ा, पांचम को और बड़ा, छठ को और बड़ा, सातम आठम को आधा चांद दिखेगा, और ऐसे जाके पूर्णिमा को पूरा चांद दिखेगा। मतलब चांद पश्चिम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अपने व्यवहार में देखें, ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री पॉलिटी नहीं है। यहाँ सारी चीजें आपके आसपास मिलेंगी, आपको देखना है उनको, इस भूगोल के नजरिए से देखना है तो आपको दिखनी शुरू हो जाएंगे। दूसरा आप एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हो कि सऊदी अरब मक्का मदीना में चांद पहले दिन दिखता है, तभी वहां ईद पहले दिन बनाई जाती है, भारत में अगले दिन बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि चांद पश्चिम से आता है। यही बात मैंने बताई। ये भी बताओ इसमें कहां दिक्कत है? चंद्रमा पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, बिल्कुल सही बात है भाई, चंद्रमा पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है। कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.5 दिन, सेम वही घूर्णन वाला समय, 27 दिन 7 घंटे। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.5 दिन, 27 दिन 7 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करता है, पूरा करता है। बिल्कुल सही बात है भी, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 27.5 दिन में पूरा करता है। और घूर्णन भी कितने में करता है? 27.5 दिन में। यहां पे भी 27.5, मतलब चंद्रमा की दोनों गति बराबर है। जितनी स्पीड से चंद्रमा घूम रहा है उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आप एक कल्पना कीजिए, आप एक थोड़ा सा कल्पना कीजिए, और क्या कीजिए, आप ऐसे समझिए, जैसे ये आपकी पृथ्वी है और इसके आप इधर रह रहे हो, और ये आपका चांद है, आपने इसको इस साइड से देखा है। अब ये इधर जैसे आगे चल रहा है ना, उतनी स्पीड से अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। तो देखो इसके विपरीत जब ये जाएगा तो इसका दूसरा भाग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और जब ये घूमता घूमता, क्योंकि उतनी स्पीड से घूम रहा है, तो ये घूमता घूमता ऐसे करके और वापिस वो कौ भाग आ जाएगा, इस भाग पे इधर से दिखेगा। मतलब हमने चांद को एक ही तरफ से देखा है, क्योंकि चंद्रमा की दोनों गति बराबर है। तो जैसे ये घूम के वापिस यहां आता है तो वो कौ भाग आ जाता है जो पहले था। और यदि गोल्डन गति तो मान लो होती एक दिन में, और परिक्रमण होती 10 दिन में, तो हर बार दूसरा हिस्सा चारों तरफ से देख लेते। ये बड़ा एक शानदार क्वेश्चन बनता है कि हम चंद्रमा का आधा भाग ही देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों गति समान है। दोनों गति क्या है? समान है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चले इस बात पे।
चंद्रमा की घूर्णन एवं परिक्रमण दोनों गति समान होने के कारण हम चंद्रमा का केवल आधा भाग और आधा भी थोड़ा सा ज्यादा होता है 59% ही देख पाते हैं। एक बार थोड़ा सा और बता दूं, आप हमेशा से भारत में हो तो आपने चंद्रमा के केवल जैसे इस वाले भाग को देखा है तो इस वाले को ही देखा है। अमेरिका में यही चांद का ये वाला भाग दिखता है, चांद तो वही है लेकिन भाग दूसरा है, और जब इंडिया में आता है तो फिर यही भाग आता है। तो आप हमेशा याद रखें, हम यदि एक ही जगह पे रहे तो चांद का हमने आधा ही भाग देखा है, अमेरिका में चांद का दूसरा भाग दिखता है। जैसा भारत में दिखता है वैसा नहीं दिखता, उसके ऊपर जो छाया बनी होती है ना वो अलग बनेगी। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण दोनों गति बराबर है, और चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है उसको नक्षत्र माह कहते हैं। ये बात मैं आपको आगे बता दूंगा, आप लोग कमेंट वमेंट भी कर सकते हो। इतनी बातें समझ में आ गई? ओके जी, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम जो बात यहां देख रहे थे उसको देखेंगे। ये आपका ये अर्थ, ये मून एक बार नजदीक आता है एक बार दूर आता है। जब दूर जाता है तो दूरी होती है 4.06 लाख किलोमीटर, और यहां होती है तो होती 3.84 लाख किलोमीटर, और औसत जो होती है वो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 3.84 लाख किलोमीटर, और इसको कहते हैं अपभू और इसको कहते हैं उपभू। आपने देखा था जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक थी तो सूर्य तप ज्यादा प्राप्त हो रहा था। अब चंद्रमा क्या देता है, चंद्रमा के कारण पृथ्वी पे ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा तो ज्वार 15 से 20% बड़ा आएगा, ज्वार जो है वो बड़ा आएगा। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगा तो ज्वार जो है वो नीचा। ठीक है जी, ये आपको पता होनी चाहिए बातें। अपभू, अपभू क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सबसे दूर होता है तो उस स्थिति को जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सबसे दूर होता है तो उस स्थिति को अपभू कहते हैं। अपभू कहते हैं, क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। सही बात है भी। इस स्थिति में सूर्य नहीं, पृथ्वी, इस स्थिति में पृथ्वी व चंद्रमा के बीच दूरी
कितनी होती है? 4.06 लाख किलोमीटर होती है। अब आप बताओ चंद्रमा के कारण होने वाला क्या है? चंद्रमा के कारण तो केवल ज्वार आता है। तो इस स्थिति में आने वाला ज्वार सामान्य से 15 से 20% नीचा आता है। ठीक है, जो ज्वार आएगा वो 15 से 20% नीचा आएगा। ठीक है भाई। अब आप देखो उपभू में क्या होगा? इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। हाँ, निकट होता है भाई, सबसे नजदीक वाली स्थिति होती है। और इस समय दूरी कितनी होती है? 3.64 लाख किलोमीटर। ओके, और इस समय ज्वार क्या आएगा? इस समय ज्वार 15 से 20% ऊंचा आता है। और तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी पे कुछ करता ही नहीं है, ज्वार के अलावा। तो नजदीक होगा तो ज्वार बड़ा आएगा और दूर होगा तो कम आएगा, बस कॉमनली बात है। और बताओ, आप कोई और बात है तो? नहीं समझ में आई हो तो बताओ भी। हाँ, ये बातें समझ में आ गई। अब आप थोड़ी सी बातें और भी समझें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, चंद्रमा की औसत दूरी, चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? चंद्रमा की औसत दूरी है 3.84 लाख किलोमीटर। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो 3.85 आएगी, लेकिन हमारी किताबों में 3.84 लिखा होता है, तो हमें उत्तर 3.84 कर रहा है, ऑप्शन भी यही आएगा। एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये आपका सन है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर ये आपके चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, ये मून है। अब इधर क्या है? दिन, इधर क्या है? रात। और ये सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा के पास जाएगा और यहां से टकरा के यहां आएगा। अभी हमारे पास प्रकाश कहां से आ रहा है? चंद्रमा से। तो ये सवाल पूछ लिया जाता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? एक्चुअली ये प्रकाश तो सूर्य का है, लेकिन हमारे पास तो चंद्रमा से ही आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कब पहुंचता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुंच जाएगा। आपको एक बात का पता होगा कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो आप 4 लाख मान लो ना भाई, चांद 4 लाख किलोमीटर दूर है, तो 4 लाख में भी 3 लाख किलोमीटर तो 1 सेकंड में आ जाएगा, और अगले 1 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में आ जाएगा। तो 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। ओके, ये आपकी बात थी। अब 3 क्वेश्चन और होते हैं, वो भी आप सुने। एक होता है नक्षत्र माह, नक्षत्र माह। एक होता है चंद्र माह, और एक होता है चंद्र दिवस। दिवस, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं सीनोडिक मंथ, इंग्लिश में बता देता हूं, सीनोडिक माह।
और नक्षत्र वाले का नाम होता है साइडेरियल। साइडेरियल, साइडेरियल माह। ज्यादा लिखने की बजाय इसको समझ लो, ये 27.5 दिन का होता है, ये 29.5 दिन का होता है, और ये आपका 24 घंटे और 52 मिनट का होता है। सर अब इन तीनों बातों में अंतर क्या है वो बताओ। चलो शुरू करें। नक्षत्र माह का केवल इतना मतलब है, कोई भी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर जितने समय में चक्कर लगाएगा उसको नक्षत्र माह कहते हैं। ये चंद्रमा है, ये यहां है, यहां वापिस 27.5 दिन बाद आ जाएगा। ये इसका चक्कर लगा के वापिस यहां 27.5 दिन बाद इसी लाइन पे पहुंच जाएगा। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जितने समय में अपना एक चक्कर पूरा करता है उसको कहते हैं नक्षत्र माह, और ये होता है 27.5 दिन का। ओके ठीक है। ये आपका यहां है सन, और ये पृथ्वी जो है वो भी चक्कर लगा रही है। 365 दिन में पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब 27.5 दिन बाद चांद जैसे यहां आएगा, 27.5 दिन बाद जैसे चांद यहां आएगा पृथ्वी यहां नहीं मिलेगी। तो सर, तो बेटा पृथ्वी भी तो आगे जाएगी, पृथ्वी भी तो आगे जाएगी, पृथ्वी भी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये आपकी पृथ्वी यहां आ जाएगी। और अब देखो इस स्थान पे जो है ना, इस स्थान पे, ये स्थान कहां आ गया, यहां आ गया। अब चांद तो घूम के यहां आ गया, लेकिन इस स्थान पे चांद तो नहीं दिखा, नहीं दिखेगा अभी। ये चांद तब दिखेगा जब ये यहां आएगा, और इसको यहां आने में 2 दिन और लगेंगे। तो याद रखना, किसी भी स्थान पे आज पूरा चांद दिखा पूर्णिमा, दोबारा पूरा चांद दिखने में जो समय लगता है उसको कहते हैं चंद्रमा का महीना। आप नोट कर लो, आपको पता भी होगा कि देखो यहां चांद होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद आप देखना एकम, दूज, तीज, चौथ, ऐसे करके 11, 12, 13, 14, और 14 के बाद आती है अमावस्या, यानी यहां से लेके यहां तक 14 दिन लगते हैं। एक अमावस्या 15, फिर वही एकम, दूज, तीज करके 14 दिन इधर लगते हैं, तो 14 इधर, 14 इधर, 28, एक अमावस्या 29, और पूर्णिमा दोनों महीनों के साजे का दिन होता है। और इसलिए आपको किसी भी स्थान पे आज चांद दिखा तो दोबारा आपको 29 दिन बाद चांद दिखेगा, और 30वां दिन दोनों महीनों के साजे का होगा, पहले महीने का आखिरी, अगले महीने का पहला। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रमा का महीना 29.5 दिन का होता है। आप इस बात को ऐसे समझ ले, किसी स्थान पर फुल मून से फुल मून दिखने में लगने वाला समय जो होता है वो सिनोडिक मंथ कहलाता है, वो चंद्रमाह कहलाता है। ओके जी। अब सर ये क्या बात है, तो ये आप देखिए क्या बात है। आज दूज है, दूज, दूज जानते हो, एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आज दूज। आज आपको इधर, यहां मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं, आप जब भी पश्चिम की साइड से आप थोड़ा आगे देखोगे तो आपको यहां चांद दिखेगा दूज को। जैसे दूज को आपको चांद दिखा 6 बजे, तो चांद तो वही है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। अब हमारी पृथ्वी की वजह से हमें केवल वो थोड़ा सा दिख रहा है, और हमारी पृथ्वी उसके सामने से ऐसे निकल जाएगी। 6 बजे हमें चांद दिखा, अब पृथ्वी तो घूम के इधर चली गई, हम तो उसके साथ चले गए, अभी हमें चांद नहीं दिखेगा। दोबारा 6 बजे कल वाली जगह पे हम आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें चांद नहीं दिखेगा, क्योंकि बेटा चांद जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और चांद एक दिन में 13 देशांतर आगे चला गया। चांद भी एक दिन में 13 देशांतर आगे जाता है। ये आपकी पृथ्वी है, और ये जो स्थान है ए, ये 24 घंटे बाद यहां आ जाएगा, लेकिन 24 घंटे बाद चांद यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि चांद एक दिन में 13 देशांतर आगे चला जाता है, 13 डिग्री आगे चला जाता है।
क्योंकि आप 360 को 27.5 से भाग दे के देख लो, 13 आ जाएगा। अब पृथ्वी पे इस ए स्थान पे चांद कल दिखा था, आज तब दिखेगा जब ये ए स्थान यहां आएगा, और यहां इस 13 देशांतर को पृथ्वी को घूमने में 13 चौके 52 मिनट और लगेंगी, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक देशांतर 4 मिनट में घूमती है। इसलिए आपको कल जो चांद 6 बजे दिखा था, आज वो चांद 6:52 पे दिखेगा। और इस 52 मिनट को, इस 24 घंटे 52 मिनट को चंद्र दिवस कहते हैं, चंद्रमा के दिखने में लगने वाला समय कहते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई? चंद्र दिवस क्या होता है? ये बातें आपको आ गई समझ में, तो फिर अगली बात पे चलते हैं। आपको एक बात और बता देता हूं, ये अभी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन भविष्य के किसी भी एग्जाम में आएगा। ये एक वर्ड है मून। मून सर, मून मून, मून का मतलब चांद, और एक बार और मून, तो इसका मतलब हो गया मून मून, चांद का चांद। अब आप ऐसे समझे, ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो पृथ्वी ग्रह हो गया। चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो ये मून हो गया। और इस मून के भी चारों ओर एक और चक्कर लगा रहा है, और उसका नाम है मून मून। क्या नाम है? मून मून। तो आपसे पूछ लिया जाए, चंद्रमा के चारों ओर निश्चित पथ में चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाएगा? तो आप बता दोगे मून मून। मतलब ये चंद्रमा का भी चंद्रमा है। ये क्या है? चंद्रमा का चंद्रमा। बात समझ में आ गई? ये आपकी बात थी, समझ में आ गई होगी। ये तो क्या है, ये तो क्लियरली है। अब आपके एक वर्ड आता है ग्रहण। डायरेक्टली ग्रहण जब तक नहीं होता तब तक आना नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन आ जाता है बिना दिए भी कई बार। आप बताइए ग्रहण क्या होता है? सब बच्चे ग्रहण में रटी रटाई एक बात आते हैं, सर सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। ऐसे मत समझो, पहले आप एक सामान्य बात समझो, ग्रहण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनोगे। कोई घटना जो अपने नियमानुसार घटित होती है, कोई घटना जो अपने नियमानुसार घटित होती है, और किसी एक दिन उस नियम में ही वो घटना ना घटे, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रहण। कोई भी घटना, आप और ज्योग्राफी से दूर हटके एक बात कर लो, आपके गांव में 9 बजे बस आती है, आपके गांव में 9 बजे बस आती है, हर रोज 9 बजे बस आती है। एक दिन 9 वाली बस 9 बजे ना आए तो आप क्या कहोगे? कि बस के क्या लग गया? ग्रहण। आपके गांव में 10 बजे बस आती नहीं है, कभी नहीं आई, 9 के बाद सीधी 11 बजे ही आती है, तो क्या आप ये कहोगे कि 10 वाली बस के ग्रहण लग गया? ना, नहीं कहेंगे, क्योंकि 10 बजे साफ बस आती ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी घटना अपने नियमानुसार घटित होती है और एक दिन ना घटित हो तो उसे ग्रहण कहेंगे। आपको हर रोज दिन में सूर्य दिखाई देता है जी, और किसी एक दिन में सूरज ना दिखे तो ग्रहण। पूरा सूरज ना दिखे तो ग्रहण, हमें पूरा ही दिखता है दिन में, और एक दिन पूरा ना दिखे तो ग्रहण। लेकिन रात को सूरज नहीं दिखता साहब, रात को सूर्य का न दिखाई देना सामान्य घटना है। रात को सूर्य का न दिखाई देना सामान्य बात है, रात को दिखना ही नहीं है सूर्य। अब ऐसे ही आप चांद को देख लो, पूरा चांद नहीं दिखे वही तो ग्रहण है। तो पूरा चांद तो केवल एक दिन दिखता है, कब? पूर्णिमा को। भाई पूरे महीने में पूर्णिमा के अलावा चांद कभी पूरा दिखता ही नहीं है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कहते, क्योंकि पूर्णिमा के अलावा चांद का आधा दिखाई देना सामान्य बात है, कटा हुआ दिखाई देना सामान्य बात है। लेकिन किसी एक पूर्णिमा को ये चांद कट गया, इसका मतलब चंद्र ग्रहण है।
तो चंद्र ग्रहण क्या पूर्णिमा के अलावा लग सकता है? ना, मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा के अलावा पूरा चांद कभी दिखता ही नहीं है, तो चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा? तो यहां से आपको एक बात क्लियर होगी कि कोई भी घटना जो अपने नियमानुसार घटित होती है और एक दिन ना घटित हो तो उसको ग्रहण कहते हैं। पूर्णिमा को पूरा चांद दिखता है लेकिन किसी एक पूर्णिमा को पूरा चांद ना दिखे तो उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। अमावस्या को चांद का न दिखाई देना सामान्य बात है, अमावस्या को चांद दिखता ही नहीं है तो फिर उसको चंद्र ग्रहण नहीं कहेंगे। तो चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को लगेगा और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये ग्रहण की पूरी राम कहानी लिखने की कहां जरूरत है, ये तो वैसे ही समझ में आ गई आपके, क्यों? अब आप इसमें देख लो सूर्य ग्रहण। पहले सूर्य ग्रहण बता देता हूं। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में क्या होगा? सूर्य ग्रहण में आपके सूर्य ग्रहण में ऐसा होगा, ये तो होगा सूर्य और ये आपकी होगी पृथ्वी। इस पृथ्वी पे इधर होगा दिन और इधर होगी रात। आप अपनी कॉमन सेंस यूज करना। अब सूर्य ग्रहण दिन में लगेगा कि रात में? साहब दिन में, तो दिन की ओर चांद बना दो, ये चांद, और दिन में सूर्य की तरफ चांद आ गया तो यहां वाले लोगों को अब सूर्य नहीं दिखेगा, और अब सूर्य नहीं दिखेगा तो ये क्या लग गया? सूर्य ग्रहण। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें ये नहीं याद रहता कि बीच में कौन आएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं, पृथ्वी अपनी जगह पे, सूर्य अपनी जगह पे, स्थिति बदलेगा चांद क्योंकि हम पृथ्वी पे। तो आपको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण तो दिन में लगेगा, तो जिधर दिन है उधर चांद बना दो। अब इस चांद का ये वाला भाग जो है इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और ये वाला चमकेगा, पृथ्वी की तरफ से नहीं चमकेगा, हमारी तरफ से नहीं चमकेगा तो हमें दिखेगा नहीं, और हमें नहीं दिखेगा तो ये क्या हो गई? अमावस्या। अमावस्या को चांद नहीं दिखता है, ये आपका सूर्य ग्रहण हो गया। इतनी बात याद रखनी है, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। हाँ, आ जाता है। तो पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखता है, जिससे ग्रहण लगता है, जिससे ग्रहण लगता है। ठीक बात है। अगली बात, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को लग सकता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को लग सकता है, केवल अमावस्या को लगेगा, अमावस्या के अलावा नहीं लगेगा। केवल अमावस्या को लगेगा, अमावस्या के अलावा नहीं लग सकता। तो अमावस्या के अलावा चांद मान लो इधर आ गया तो फिर किससे लगेगा? फिर तो सूरज दिख जाएगा। एक बात। अगली बात, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। लग सकते हैं, लग सकते हैं का मतलब लगते हैं नहीं कहा हमने, लग सकते हैं। लेकिन याद रखना, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 2 सूर्य ग्रहण लगते हैं। ये हमने कहा लगते हैं, 2 में कोई किंतु परंतु ही नहीं है, 2 तो लगेंगे ही लगेंगे।
दो तो लगेंगे ही लगेंगे। ओके, समझ में आ गई बात। एक थोड़ा बहुत आपको और भी पता रहना चाहिए, और वो क्या पता रहना चाहिए कि ये वाली स्थिति होती क्या है। ये वाली स्थिति का नाम होता है युति। युति, तो याद रखना सूर्य ग्रहण कब लगता है? युति में। युति में लगता है, सूर्य ग्रहण युति में लगता है। आपको कोई किंतु परंतु हो तो बताओ। रटना कुछ भी नहीं है, पृथ्वी है, जिधर दिन है उधर चांद आ जाएगा, उधर चांद होगा तो वो सूर्य की तरफ से चमकेगा, हमारी तरफ से नहीं चमकेगा तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो अमावस्या होगी, तो सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को लगेगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? 5, 5 से ज्यादा नहीं लगेंगे। कम से कम 2 ग्रहण लगेंगे, दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे, ये कंडीशन है। ओके, अब आप अगली बात पे आ जाओ। सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण। अब की बार चंद्रमा का ग्रहण लग गया। क्या हो गया? ये सूर्य है, ये तो यही रहेगा, ये आपकी पृथ्वी, पृथ्वी पे ये दिन और ये रात। अब बताओ चंद्र ग्रहण दिन में लगेगा कि रात को? रात को लगेगा सर, वे पता ही हमें, दिन में तो चांद, तो ये आपका रात आ गया चांद। अब चांद इधर होगा, सामान्य स्थिति में देखो ये तीनों सीधी रेखा में नहीं होते, तब क्या होता? नहीं होते तब ये होता कि ये वाला चांद चमकता, और चमकता तो पूरा दिखता, और पूरा दिखता तो इसका नाम क्या होता? पूर्णिमा। अरे सामान्य स्थिति में तीनों सीधी रेखा में नहीं होते, तब पूरा चांद दिखता है, पूरा चांद दिखता है तो पूर्णिमा होता है, और इस स्थिति का नाम होता है वियुति। वियुति, बात क्लियर? बताओ कहां दिक्कत है? अब आप कहो सर अमावस्या को लग सकता है चंद्र ग्रहण। अरे तो अमावस्या को चांद दिखता ही नहीं है, चंद्र ग्रहण कहां से लगेगा? तो चंद्र ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य व चंद्र के बीच, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तथा तीनों सीधी रेखा में होते हैं। तीनों सीधी रेखा में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगली बात, अगली बात आप बताओ क्या आएगी कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को लगेगा। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को लगेगा, बिल्कुल पूर्णिमा को लगेगा। अमावस्या को तो चांद दिखता ही नहीं है, अमावस्या को तो चांद दिखता ही नहीं है, तो चंद्र ग्रहण कैसे लगे? पूरा चांद दिखता ही पूर्णिमा को है, तो फिर पूर्णिमा को ही लगेगा। क्यों? आप ये भी कह सकते हो चंद्र ग्रहण वियुति के समय लगेगा, इस स्थिति का नाम वियुति होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई, कोई खास बात नहीं है। अब आप अगली बात पे आ जाओ। एक कैलेंडर वर्ष में, कैलेंडर वर्ष में सूर्य व चंद्रमा दोनों के अधिकतम ग्रहण लगेंगे 7। दोनों के कितने ग्रहण लगेंगे? 7। 7 से ज्यादा नहीं लग सकते, दोनों के ज्यादा से ज्यादा 7 लग सकते। एक कैलेंडर वर्ष में सूर्य ग्रहण लग सकते हैं
अधिकतम कितने? 5। अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी कैलेंडर वर्ष में यदि 4 सूर्य ग्रहण लगे तो चंद्र ग्रहण कितने लग सकते हैं? 3। ठीक है, उल्टा करके पूछ ले, यदि किसी कैलेंडर वर्ष में 2 चंद्र ग्रहण लगे तो सूर्य ग्रहण कितने लग सकते हैं? 5। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, ये भी पूछ ले, किसी कैलेंडर वर्ष में यदि केवल एक ही चंद्र ग्रहण लगे तो सूर्य ग्रहण कितने लग सकते हैं? तो सब बच्चे करेंगे 6 ना, सूर्य ग्रहण कितने लग सकते हैं? 5। ओके, एक कैलेंडर वर्ष में सूर्य व चंद्रमा दोनों के न्यूनतम 2 ग्रहण लगते हैं, दोनों के न्यूनतम 2 ग्रहण लगते हैं तथा दोनों ही सूर्य ग्रहण होते हैं। अच्छा, कम से कम 2 लगेंगे, और 2 लगेंगे तब दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे, 2 से कम नहीं लगेंगे, 2 लगेंगे तो दोनों सूर्य ग्रहण होंगे। बात समझ में आ गई? 18 वर्ष 18 दिन में 41 सूर्य ग्रहण व 29 चंद्र ग्रहण लगते हैं। ये एकदम फिक्स है, लगते हैं। तो आपको पता चला, क्या पता चला? ये पता चला कि 41 सूर्य ग्रहण लगेंगे और 29। तो इसको 1 मिनट के लिए 40 मान लो और इसको 1 मिनट के लिए 30 मान लो, 0 से 0 कट गई। तो आपसे पूछा जा सकता है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का अनुपात कितना रहेगा? 4:3। 3 कहां है? पहले सूर्य है, पहले क्या है? सूर्य, फिर क्या है? तो पहले सूर्य वाले आएंगे 4:3। 4:3 होगा। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का अनुपात कितना होगा? 4:3 होगा। ठीक है, और बताओ, और क्या बात बताऊं ग्रहण की? एक बात और बता देता हूं, आपका मन करे तो। हाँ देखो, ये सूर्य, हाँ, पृथ्वी चक्कर लगाती है ऐसे, ये आपकी आ गई पृथ्वी, ऐसे चक्कर लगाती है। क्यों? चंद्रमा कैसे चक्कर लगाता है? ऐसे, एम मून और एम मून। इस वाली स्थिति में क्या लगेगा? ये अमावस्या है तो यहां तो लगेगा सूर्य ग्रहण, और ये पूर्णिमा है तो यहां लगेगा चंद्र ग्रहण। क्यों? बड़ी काम की बात बता रहा हूं, आप देखोगे तो। एक बात बताओ, चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब पृथ्वी भी इधर घूम रही है और चांद भी इधर ही घूम रहा है। अरे ये 2 बस हैं, एक बस, ये बस, और ये मान लो कार, ये कार, दोनों इसी साइड में चल रही हैं, तो ओवरटेक कितनी बार में होगा? ज्यादा बार में होगा, लगातार दोनों चलती रहेंगी, फिर ये क्रॉस करेगी इसको, क्योंकि दोनों चल रही हैं, जो तेज चलेगा वो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन दोनों एक दिशा में चल रही। और मान लो ऐसा होता तो ये बस तो आ रही है इधर और ये कार जा रही है इधर, तो जल्दी पार कर देंगे। इधर देखो क्या हो रहा है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चांद चलता है इधर और पृथ्वी चलती है उधर। क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया? सूर्य ग्रहण की अवधि छोटी होती है
सूर्य ग्रहण की अवधि क्या होती है? छोटी होती है। सही बात है ना? सूर्य ग्रहण की अवधि क्या होती है? छोटी। और चंद्र ग्रहण की अवधि, चंद्र ग्रहण की अवधि लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है। चंद्र ग्रहण की अवधि क्या होती है? लंबी होती है। ये बात क्लियरली समझ में आ गई आपको? और कोई बात हो तो बताओ भाई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। बात समझ में आई? कैसे आई सब? कोई नहीं समझ में आई हो तो आप बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिले।